आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे बड़ा दुख हुआ आज प्रधानमंत्री जी को सुनकर। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। इतने बौखलाए, इतने घबराए और इतने स्तरहीन वक्तव्य का मैं आशा नहीं करती थी इस देश के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को लेकर जो कुछ कहा उस पर मैं एक लाइन पढ़ देती हूं। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का बड़ा महिमा मंडन किया और बताया कि कैसे वो तीसरी बार आने वाले हैं। ये अलग बात है कि 100 में सिमट जाएंगे। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र का मजाक है, हम स्तब्ध हैं, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मतपत्रों को विकृत करने वाले अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और ये नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी पार्टी को आईना दिखाती है। यह दिखाती है कि लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े करने वाले लोकतंत्र के मंदिर सदन में खड़े होकर लोकतंत्र पर दो शब्द बोलने लायक नहीं है। यह मेरा पहला वक्तव्य है। मोदी जी आजकल एक दो चार शब्दों का प्रयोग करते हैं, मोदी की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी के जुमले हैं। क्योंकि गारंटी तो हमने 15 लाख हर अकाउंट और 2 करोड़ सालाना रोजगार की देखी थी। और क्या हुआ? महंगाई पर मोदी जी बात कर रहे थे, मतलब मुझे थोड़े विक्षिप्त से दिखे। महंगाई पर बात करते करते कह गए हम महंगाई बड़े कंट्रोल में ला रहे हैं। आपने आटा, दही, किताब और कलम, दवाई और अस्पताल तक पर तो जीएसटी लगा दिया है। महंगाई का यह आलम है कि कंजम्पशन घट गया है और रूरल इकोनॉमी का यह आलम है कि वहां पर इकोनॉमिक वेजेस भी घट रहे हैं और कंजम्पशन, उपभोग भी घट गया। मंजन, साबुन, तेल भी नहीं लिया जा रहा है। किस मुगालते में मोदी जी जी रहे हैं मुझे नहीं पता। दो चार चीजें मुझे थोड़ी अखरी और एक महिला होने के नाते मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहती हूं। मोदी जी ने कहा नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज है। मोदी जी आईआईटी बीएचयू में आपके गुरगो ने जो उस लड़की के साथ किया वो न्याय की गूंज नहीं है, वो न्याय की गुहार लगा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर और रामदुलार गोंड को अपने साथ बिठाकर हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां आपसे न्याय की गुहार लगा रही हैं, न्याय की गूंज नहीं हो रही है। और 370 और भारतीय सेना पर मोदी जी ने किस मुंह से बोला, यह मैं अंतिम बात करके खत्म कर देती हूं। जब से 370 हटाए 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, सैन्य बल के अधिकारी आतंकवादियों से मुठभेड़ में जाबाज हमारे शहीद हुए हैं। मोदी जी ने उनके लिए एक शब्द श्रद्धांजलि और संवेदना का कहना बंद कर दिया है। अनर्गल चीजों पर ट्वीट करते हैं, लेकिन अब देख लीजिए नया पैटर्न, उस पर ट्वीट नहीं करते हैं। आप किस मुंह से सेना का नाम ले रहे हैं? असलियत यह है कि जब आप इंदिरा गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, इंदिरा जी के साहस से सीखिए। चीन का नाम लीजिए, चीन को क्लीन चिट देने का आपने काम किया, उसका खामियाजा सेना भुगत रही है। और अंतिम बात कह के अंत करती हूं कि अगर आप सेना के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करते तो अग्निवीर जैसी योजना सैन्य बलों पर न थोपते, क्योंकि जो पूर्व आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि वो खुद शौक थे। ठीक है सुप्रिया, आपने अपनी सुविधा से सारी बातें कह दी। ये है कि ये खोखले, लेकिन सुप्रिया आपने अपनी सुविधा से सारी बातें कह दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बरसों से लटका हुआ कानून था, मोदी जी ले आए उसको। 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए, 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ गए। बतौर नीति आयोग की रिपोर्ट तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का दावा है और 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। अलावा इसके जितने भी बॉक्सेस प्रधानमंत्री ने टिक किए, बहुत बढ़िया। क्या उन सारी उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 14 में 11वीं अर्थव्यवस्था थे तब फक्र था, 5वीं अर्थव्यवस्था पर फक्र नहीं है? अच्छा सवाल आपने पूछा और इस सवाल का जवाब मैं इसी सरकार के आंकड़ों से दूंगी। विकसित भारत एक नया ढोल ढपली पीटी जा रही है। बिल्कुल भारत को विकसित होना चाहिए, लेकिन क्या भारत शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में और सामाजिक कल्याण में बजट काटकर विकसित होगा? देख लीजिए इस बार का बजट 4.5% ऑफ द जीडीपी होता था कृषि का बजट 5 साल पहले, आज 2.5% पे आके टिक गया है। शिक्षा के बजट में कटौती, स्वास्थ्य के बजट में कटौती, सामाजिक कल्याण के बजट में कटौती, और एक नहीं 10-10 हजार करोड़ की कटौती हुई है। ऐसे बनेगा भारत विकसित? ये मेरा पहली बात है। आपने कहा नीति आयोग की रिपोर्ट, लेट मी फिनिश। नीति आयोग की रिपोर्ट पर आपने सवाल पूछा मुझसे। नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो सर्वथा डिबेटेबल है, क्योंकि जब हमारे शासनकाल में 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आए थे तो वो मानक है, दुनिया भर में वो मानक माने जाते हैं।
और उसकी पुष्टि वर्ल्ड बैंक और थर्ड पार्टीज करती हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लगा दी, 25 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा से बाहर आ गए। अच्छा, अच्छी बात है, जितने कम गरीब हो इस देश में हम उसका स्वागत करेंगे, हम वंदन करेंगे। लेकिन अगर 25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आ गए तो 80 करोड़ को आपको फ्री का राशन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि अगर ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन सुप्रिया, लद्दाख से लेकर मणिपुर तक लोग सड़कों पर क्यों हैं? नीति आयोग ने बदलाव किया, ये सवाल है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो इंडेक्स हैं उन्हें जिस तरीके से बदला गया वो एक अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी एक दावा कर रही है, कॉन्फिडेंट दिख रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे देश की रूलिंग पार्टी के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। 370 बीजेपी अपने दम पर और 400 पार एनडीए के दम पर। ये बॉडी लैंग्वेज, ये कॉन्फिडेंस इंडिया अलायंस में दिखता है क्या, बावजूद इसके कि आपके पास मुद्दों की फेहरिस्त है? अब मैं अपनी अंतिम बात, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, क्या कॉन्फिडेंस दिख रहा है? यह कॉन्फिडेंस नहीं है, यह अभिमान है, और अभिमान का अंत इस देश की जनता करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा भानुमति का कुनबा जोड़ा। अरे साहब, 6 महीने पहले तक तो आप सीना ठोक कर कहते थे एक अकेला सब पे भारी। 38 घटक दलों को तो आपने जोड़ा है। भानुमति के उस कुनबे में 22 घटक दल ऐसे जिनका एक भी एमपी नहीं है, कुछ घटक दल ऐसे जिन्होंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा। भानुमति का कुनबा आप जोड़ रहे हैं, आपको आपके पुराने घटक दल छोड़कर जा रहे हैं, और आप हमसे आकर यहां पर बताएंगे कि किसने किसका कुनबा जोड़ा। नहीं सुप्रिया, यह है कि चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो महिला सम्मान हो, चाहे वो युवाओं के लिए रोजगार हो, आप विफल हैं। आप प्रूडेंट प्रवक्ता हैं, प्रूडेंट स्पोक्स पर्सन है। मैं तो ये पूछ रही हूं कि भाई सत्ता पक्ष ने सारे बॉक्सेस टिक किए, महिला, गरीब, किसान, युवा, रोजगार, ईडी सीबीआई, भ्रष्टाचार, महंगाई, सत्ता पक्ष ने सारे बॉक्सेस टिक किए। इंडिया अलायंस के पास कॉन्फिडेंस के नाम पर, मेजॉरिटी के नाम पर यूनिटी भी नहीं दिखती। इससे डिसएग्री करती हैं आप? बिल्कुल डिसएग्री करती हूं, आपके वक्तव्य से इसलिए डिसएग्री करती हूं। आप कह रही है बॉक्स टिक किए, अरे कोई आदमी खड़ा होकर जुमलेबाजी करने लगे तो वो 10 बॉक्स टिक कर देगा। उनके जुमलों का पर्दाफाश मैंने किया और आंकड़ों से किया है। उनके प्रवक्ता या कोई और आकर यहां पर सफाई दे दे। मेरा अपना मानना है कि जिस न्याय को लेकर हम चल रहे हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, ये देश वही करना चाहता है। जो लद्दाख, पूरा लद्दाख आज सड़कों पे है, वो न्याय चाहता है। मणिपुर के लोग न्याय चाहते हैं। 8 महीने से ऊपर हो गया, प्रधानमंत्री को सब कुछ याद आया, मणिपुर याद नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 साल से अन्याय का दंश इस देश ने सहा है, वही, उसी न्याय को हम आगे लेकर चल रहे हैं और वही हमारी ताकत है। मैं कैसी प्रवक्ता हूं उस पे मुझे ना कोई सर्टिफिकेट उनसे चाहिए ना किसी और से चाहिए, लेकिन मैं आंकड़ों से बात करती हूं और आंकड़ों के आधार पर बस अंतिम बात आपके माध्यम से गरिमा जी मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं, भ्रष्टाचार का झुंझुना कब तक बजाइएगा? और इसलिए यह सवाल पूछ रही हूं क्योंकि 95% केसेस ईडी जो है वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ है। 121 में से 115 केसेस आपके प्रतिद्वंदियों के खिलाफ है। जो आपके साथ आ जाते हैं वो गंगा नहाकर गोता लगाकर आ जाते हैं। तो जब वो चाहे अजीत पवार हो, जिनको रात में कहा जाता है 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, सुबह सुबह गलबैया करके सरकार बना ली जाती है। ठीक है सुप्रिया, जिनके डीएनए पर सवाल था, उनके साथ गलबैया। आरपी सिंह,